हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल गुरुकुल। तो चलिए आज के इस वीडियो में भारत के न्यायपालिका जुडिशरी ऑफ इंडिया से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिख कर देता है? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा। जब सुप्रीम कोर्ट अपना रेजिग्नेशन देता है, त्याग पत्र देता है, तो भारत के राष्ट्रपति को देता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? भारत का राष्ट्रपति। और हीरालाल जे कानिया जो थे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार निम्न में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? राष्ट्रीय मानवाधिकार के जो अध्यक्ष हैं, आयोग का अध्यक्ष कौन बन सकते हैं? तो इसका ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायमूर्ति, न्यायमूर्ति मतलब चीफ जस्टिस, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति, केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति। तो कौन होगा इसमें? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का कोई जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? कोई हाई कोर्ट का जो अगर जज है वो कितने सालों पर रिटायर होते हैं? बताइए ऑप्शन देखकर, 65, 60, 62 और 58। तो हमारा जवाब होगा 62 ईयर पे उच्च न्यायालय का कोई भी जज रिटायर होते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? बताइए, लक्षद्वीप का उच्च न्यायालय भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा जवाब ऑप्शन क्या है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। और तो इसका जवाब हो जाएगा केरल राज्य का जो हाई कोर्ट है उसके अंडर में लक्षद्वीप का जो भी न्याय, जुरिस्डिक्शन और फैसला सुनाया जाता है केरल राज्य के हाई कोर्ट के अंतर्गत सुनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट से कानूनी मामले पर परामर्श लेने का अधिकार किसे है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, किसी भी उच्च न्यायालय या उपरोक्त सभी को? तो देखिए, उच्चतम न्यायालय से अगर कोई भी मामले में परामर्श लेना हो तो राष्ट्रपति ले सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति कोई भी मामला जो लोकहित मतलब क्या होता है? लोगों के लिए हित, लोगों के लिए भलाई हेतु महत्वपूर्ण हो या जिसमें संविधान की व्याख्या की बात हो, उच्चतम न्यायालय को संदर्भित कर सकता है। हालांकि न तो उच्चतम न्यायालय ऐसे मामलों पर परामर्श देने हेतु बाध्य है, जरूरी नहीं है कि उच्चतम न्यायालय उस मामले पर परामर्श देगा, और ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय द्वारा परामर्श दिया जाएगा उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट है। अगर उच्चतम न्यायालय चाहे तो किसी भी मामलों पर राष्ट्रपति को परामर्श दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है। वैसे ही राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि जो कोई भी परामर्श, कोई भी आइडिया, कोई भी डिसीजन दे रहा है तो राष्ट्रपति उसको फैसला को मानने के लिए बाध्यकारी है। तो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय या मंत्रिमंडल? तो बताइए क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट होता है हमारे संविधान का संरक्षक होता है। अगर कोई भी विधायिका या कार्यपालिका हमारे संविधान की अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करेगी तो भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर पाबंदी लगा सकती है, उस पर रिट जारी कर सकती है। तो आइए समझते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन क्या होता है। इसी के पावर के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के अधिकारों पर अंकुश लगाती है जब वो संविधान के विरुद्ध कार्य करे। न्यायपालिका से तात्पर्य न्यायालय की उस शक्ति से है जिस शक्ति के बल पर वह विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेश तथा प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है कि वह मूल ढांचे के अनुरूप है या नहीं। अगर कोई विधायिका ऐसा कोई कानून बना दे जो संविधान का विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जो उसके मूल ढांचे का तोड़ मरोड़ कर रहा हो, तो वो उसको उस कानून को सुप्रीम कोर्ट को यह पावर है कि वो उसे खारिज कर सकता है, निरस्त कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहितवाद याचिका अर्थात पीआईएल की शुरुआत हुई उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो जनहित याचिका क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन जिस टाइम जनहित याचिका की शुरुआत हुआ था सुप्रीम कोर्ट में या तो उस टाइम के जो हमारे चीफ जस्टिस थे उनका नाम था पीएन भगवती, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जनहित याचिका की शुरुआत किसके द्वारा की गई? संसदीय एक्ट के द्वारा,
संवैधानिक संशोधन के द्वारा, न्यायिक पहल के द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा न्यायिक पहल के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो आइए समझते हैं कि जनहित याचिका पीआईएल क्या है। भारतीय कानून में पीआईएल का मतलब जनहित की सुरक्षा के लिए याचिका या मुकदमा दर्ज करना है। यह पीड़ित पक्ष द्वारा नहीं बल्कि स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा विधिक अदालत में पेश किया गया मुकदमा है। इसे केवल सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में दायर किया जा सकता है। तो देखिए जनहित याचिका पीआईएल क्या है। हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपना अधिकार का बारे में पता नहीं, जिन्हें केस लड़ने की क्षमता नहीं, कोर्ट कचहरी की जानकारी नहीं। अगर कोई ऐसा ग्रुप जो दबा कुचला हो, जो डिप्रेस्ड हो, तो कोई सामाजिक व्यक्ति उन सबका आवाज उठा सकता है, या कोई खुद न्यायालय ही उस चीज को संज्ञान में लेकर उसके प्रति रिएक्ट कर सकता है। तो जनहित याचिका का मतलब ये होता है कि खुद पीड़ित केस फाइल न करके किसी संस्था या खुद न्यायालय के द्वारा किया जा सकता है। बाय द वे मान के चलिए अगर आज के समय में सती प्रथा होता, तो एक लेडीज अगर उस पर जो भी जुर्म हो रहा है सती प्रथा से रिगार्डिंग, अगर वो केस फाइल नहीं कर रही है, वो कोर्ट में नहीं जा रही है, मुकदमा नहीं कर रही है, तो कोई ऐसा सामाजिक व्यक्ति होगा या कोई ऐसा सामाजिक संस्था होगा जो उन लोगों के वेलफेयर के बारे में सोचता होगा। तो इन सभी का समस्याओं को वो कोर्ट के तक लेके जा सकता है, या कोर्ट खुद इस चीजों को तत्परता से समाधान करने के लिए केस फाइल कर सकती है। तो जनहित याचिका का मतलब यही होता है कि खुद पीड़ित द्वारा ना होकर किसी कानून के न्यायालय द्वारा या किसी संस्था के द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कब? राज्यसभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर, लोकसभा की सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर, या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के साथ। तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ते दिए जाते हैं, बताइए किस निधि से? तो भारत के समेकित निधि से, या राज्य के समेकित निधि से, या भारत की आकस्मिकता निधि से, या राज्य की आकस्मिकता निधि से? तो बताइए इसका जवाब क्या होगा? तो हमारा जवाब हो जाएगा राज्य की समेकित निधि। समेकित मतलब क्या होता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के द्वारा हाई कोर्ट के जजों की सैलरी दी जाती है। चलिए आगे। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? बताइए संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन है राष्ट्रपति, किसी भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से सभी को। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चलित न्यायालय, चलित मतलब मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किसके द्वारा प्रवृत्त की गई थी? तो न्यायमूर्ति भगवती, श्री राजीव गांधी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, या प्रतिभा पाटिल? तो हमारा जवाब हो जाएगा हमारे राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा मोबाइल कोर्ट की अवधारणा किया गया था, जिसे चलंत कोर्ट भी बोलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को चुनाव किस प्रकार होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किस प्रकार होता है? तो लोकसभा के द्वारा, लोकसभा की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, या मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। आइए आगे देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? आंध्र प्रदेश, कोलकाता, मध्य प्रदेश, या उड़ीसा? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता हाई कोर्ट के अंतर्गत अंडमान और निकोबार द्वीप के जो फैसला होते हैं ये हाई कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट कोलकाता के द्वारा सुनाया जाता है। फ्रेंड्स थोड़ा सा हम लोग वन लाइनर के तौर पे भारत की न्यायपालिका के बारे में समझते हैं। तो देखिए न्यायपालिका सरकार की वह शाखा है जो कानून की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों को न्याय प्रदान करती है। ठीक है, न्यायपालिका सरकार की वह शाखा जो हमें कानूनों की व्याख्या करती है, विवादों का निपटारा करती है और सभी नागरिकों का न्याय प्रदान करती है। भारतीय का मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका ही तो है। न्यायपालिका को लोकतंत्र का प्रहरी, मतलब अगर कोई भी विधायिका या कार्यपालिका द्वारा लोकतंत्र का हनन भी कर रहा है, कोई अपना पावर का मिसयूज कर रहा है, लोकतंत्र के जो एक लिमिटेशन को पार कर रहा है, तो उस पे अंकुश लगाने पर
उस विधायिका या कार्यपालिका पर अंकुश लगाने का कार्य किसको है? न्यायपालिका को ही है। संविधान का संरक्षक कहा जाता है। कैसे? जब केशवानंद भारतीवाद आया था तो न्यायपालिका ने ही सुनाया था कि संसद किसी भी संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। तो इससे साबित होता है कि हमारा जो संविधान है उसका संरक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था। ठीक है, हमारा सुप्रीम कोर्ट 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान के लागू होने के साथ अस्तित्व में आया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था। अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की गठन का स्थापना हुआ था। आगे देखते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124 से 147 तक सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्ति आदि का वर्णन है। और 124 में हमने क्या देखा? इसका गठन से प्रावधान है। इसके अनुच्छेद भारतीय संविधान में कहा गया कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। इसी अनुच्छेद में कहा गया था, अनुच्छेद 124 में, कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा जिसका एक मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई तथा 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। पर संसद को कानून द्वारा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है। शुरुआती जब मूल संविधान में बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश से ज्यादा नहीं हो सकते हैं, लेकिन कानून को इसकी संख्या बढ़ाने का भी अधिकार दे दिया गया था। तो वर्तमान में आप देख सकते हैं कि 33+1 यानी कि 33 चीफ जज है और 1 क्या है? सीजेआई है। 33 जो है वो भी न्यायाधीश है, वरिष्ठ न्यायाधीश है, लेकिन एक जो है वो हमारे मुख्य न्यायाधीश हो जाते हैं। और मूल संविधान में कितना था? 1 सीजेआई थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। तो वर्तमान में भी हमारे कौन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? तो डॉक्टर दयानंजन डीवाई चंद्रचूड़। ठीक है, वर्तमान में हमारे कौन है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश? डीवाई चंद्रचूड़। मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति का उल्लेख संविधान में नहीं है। जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो सीजीआई होते हैं, उनका नियुक्ति कैसे किया जाएगा इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई सीनियर मोस्ट जज है, उन्हीं को क्या किया जाता है? सीजेआई बनाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि को हुआ? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या 30 जनवरी 1950? तो हमारा जवाब क्या होगा? 28 जनवरी 1950 को उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है किससे है? प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से या न्यायिक स्वतंत्रता से? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? जनहित याचिका से। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने, यहाँ किस छूट गया है? निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो गोलकनाथवाद, ए.के. गोपालन, केशवानंद भारती या मेनका गांधी? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती में ही बताया गया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता है। केशवानंद भारती फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि संसद के पास भारत के संविधान में संशोधन करने का अधिकार है, लेकिन इसकी मूल संरचना में नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा 18। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था अपनाया गया था? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया गया था? तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1993। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनाई गई यह एक प्रणाली है। कॉलेजियम प्रणाली किससे बनाया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से बनाई गई यह एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, यानी इनका अपॉइंटमेंट भी होता है और इनका ट्रांसफर भी किया जाता है। यह 5 जजों की एक कमेटी होती है। जो कॉलेजियम प्रणाली है 5 जजों की क्या है? कमेटी है। तो इसमें 1+4, 1 इसमें कौन है? सीजेआई हो गए और 4 अन्य सीनियर मोस्ट जज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। डैश के फैसले भारत के बाकी सभी न्यायालयों को मान्य होंगे। मतलब भारत के उच्चतम न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कोई विकल्प सही नहीं है। किसके फैसले भारत के संपूर्ण न्यायालयों को मानना अनिवार्य होता है?
तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा दिया गया आदेश भारत के हर न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। PIL है, क्या है इसका पूरा नाम बताइए? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका पूरा नाम क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। जनहित याचिका या PIL की अवधारणा कहाँ से लिया गया था? अमेरिका का संविधान से लिया गया था। VVI क्वेश्चन है कि PIL की अवधारणा या जनहित का अवधारणा किस देश से लिया गया? तो अमेरिका का संविधान से लिया गया। मैंने आपको पीछे बताया कि जनहित याचिका क्या होता है, जो खुद एक पीड़ित के द्वारा ना किसी न्यायालय या किसी संस्था के द्वारा मुकदमा दायर किया जाता है। लोकहितवाद मुकदमे की संकल्पना का उद्गम किस देश से है? लोकहितवाद मुकदमे का किससे है, बताइए? तो हमारा जवाब हो जाएगा भारत के संविधान का अनुच्छेद 348 के तहत संसद की जो भी कार्यवाही होगी वो 348 के तहत होगी। संविधान के 348 के तहत में यह निर्धारित किया गया है। निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? बताइए क्या होगा? निम्न में से कौन सा एक रीट न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? तो परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध या अधिकार परीक्षा। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका मौलिक अधिकार है, पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी अधिकार है या बहुमुखी अधिकार है? तो बताइए क्या जवाब हो जाएगा इसका? इसका जवाब हो जाएगा मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय का उसका मौलिक अधिकार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1777, चार्टर अधिनियम 1853, भारत शासन अधिनियम 1935 या भारतीय संविधान 1950? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय के उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है? अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 130, अनुच्छेद 139 या अनुच्छेद 138? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 137। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 137 के तहत उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश का पुनर्विलोकन हेतु अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? सुनंदा भंडारे, लीला सेठ, फातिमा बीबी या इंदिरा जयसिंह? तो इसका हो जाएगा फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? उच्चतम न्यायालय के सबसे पहली महिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश ना, महिला न्यायाधीश कौन थी? फातिमा बीबी थी। भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों में, जनपद या सत्र न्यायालयों में या उपरोक्त सभी में? तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान सर्वोच्च न्यायालय में है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकते हैं CBI के जांच पर, भारत के मुख्य न्यायाधीश की जांच पर, भारत की बार काउंसिल की रिपोर्ट पर या संसद में महाभियोग पारित होने पर? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद में महाभियोग पारित होने पर ही हटाया जा सकता है। जब वो संविधान का उल्लंघन करता हो, जब वो कदाचार करता हो, वो भी 2/3 बहुमत से दोनों सदनों में पारित होने पर ही उसे महाभियोग लगाकर हटाया जा सकता है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इतना लोगों का समर्थन पाना। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। इसके प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, परामर्शदाती क्षेत्राधिकार के अंतर्गत या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो बताइए क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लाए जा सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा ये कंप्लीट होने वाला है ये सर्वोच्च न्यायालय से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन। अभी तक आप हमारे चैनल डिजिटल गुरुकुल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनहित याचिका PIL कहाँ पर प्रस्तुत की जाती है? केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, केवल राज्यों के उच्च न्यायालय में, केंद्रीय प्रशासन प्राधिकरण में, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में? तो देखिए, जो PIL का जो मुकदमा दर्ज होता है वो हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट दोनों जगह प्रस्तुत किया जाता है, दर्ज किया जाता है।
तो यहाँ पर हमारा भारत की न्यायपालिका से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ कंप्लीट हो गया। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद।